नमस्कार दोस्तों, क्लैरिटी ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करेंगे कि हमें खुद का घर लेना चाहिए या हमें रेंट के घर पर रहना चाहिए। कंप्लीट इस वीडियो को सुनने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए रेंट पर रहना सही है या आपके लिए खुद का घर बनाना सही है। यानी वाई क्लियर कर लेते हैं कि खुद का घर क्यों बनाना क्यों जरूरी है, क्यों क्या अहमियत, क्या अहमियत है। इन 1943 अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी जिसे हम फिजियोलॉजिकल थ्योरी या हायरार्की थ्योरी के नाम से जानते हैं। हाँ ठीक है, ह्यूमन नीड्स। उनके अकॉर्डिंग जो हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, तीन हमारी प्राइमरी नीड हैं, उन्हें हमें सबसे पहले फुलफिल करना चाहिए। रोटी की बात करें तो वो आपको सरकार दे सकती है। जैसे मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को दे रही है। 80 करोड़ लोगों को दे रही है तो वो आपको भी दे सकती है। कपड़ा जितना कोई भी इंसान कमा सकता है। ये भी है। चैलेंज कहाँ आता है? घर बनाने पर। ठीक है, और घर बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारी सारा एक सिस्टम है ना, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे हम बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, उससे हम सबसे पहले किंडरगार्टन एजुकेशन करवाते हैं, देन प्राइमरी, देन मिडिल, देन सेकेंडरी, देन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीज़ें हमारा किंडरगार्टन है। बिल्कुल, इसे हमें मिस नहीं करना है। फिर हम प्राइमरी में जाएंगे, यानी फर्दर इन्वेस्टमेंट एसेट में हम अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर हम मिडल पर, फिर हम सेकेंडरी एजुकेशन फर्दर चलते जाएंगे। दूसरा, हम यहाँ नेचर के अकॉर्डिंग देखें तो जो प्रकृति है हमें बहुत कुछ सिखाती है। यदि हमारे अंदर सीखने की लालसा है, प्रकृति से हम सीखें तो इस दुनिया में, इस सृष्टि में सारे जीव जंतु हैं, सबसे पहले वो अपना आशियाना यानी रहने की जगह फिक्स करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रात को, दिन भर वो कहीं भी रह लेंगे बट रात को उसी आशियाने में आकर रेस्ट करते हैं, बिकॉज उन्हें वो शेल्टर यानी सुकून है उनके लिए। उसी प्रकार से आपका घर आपके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी है। यदि आपकी लाइफ में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो आपको सुकून मिलता है। फिर आप अपनी जो आगे बढ़ने की जर्नी है उसे बहुत बेहतरीन तरीके से जारी रख सकते हो। तो जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर राय देते हैं कि अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए है, उस 1 करोड़ रुपए से हम मकान बनाते हैं, या दूसरी कंडीशन में हम उससे इन्वेस्ट करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो जो इंस्ट्रूमेंट से जो रिटर्न आता है, ROI है बोल देते हैं हम शॉर्ट टर्म में, उससे हम उससे बेहतर मकान किराए पे ले सकते हैं और अपना जो वो जो है 1 करोड़ रुपए है, उसमें ग्रोथ अच्छी होगी। इन्वेस्टमेंट करो आप, उससे आपको ROI अधिक मिलेगा। यही एडवाइस देते हैं ना। ये एडवाइस तो इसमें कुछ एक लेयर्स होती हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर करो कि जो लोग आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस दे रहे हैं तो उनके पास या तो खुद का घर है, मोस्टली, ठीक है। यदि उनके पास खुद का घर नहीं है तो उनका बैंक बैलेंस इतना है कि वो शाम को सोचेंगे और सुबह घर खरीद सकते हैं। बट क्या एक आम आदमी ऐसा कर सकता है? वो तो क्योंकि सफ़र कौन कर रहा है यहाँ? मिडिल क्लास फैमिली ना, तो हमें उनके अकॉर्डिंग एडवाइस देनी चाहिए, न कि हम यदि टॉप लेवल पर आ रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग उन्हें एडवाइस दें। दूसरी लेयर ये आती है कि 1 करोड़ रुपए, ये अजम्पशन है, माना मूलधन है। जैसे हम मैथमेटिक में क्वेश्चन करते हैं कि माना मूलधन X रुपए, तो ये X रुपया है या एक्चुअल में आपके पास है। अब इसमें 2 कैटेगरी होगी। एक, जिसके पास 1 करोड़ रुपीज़ इन हैंड है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपया है। जिनका बैंक बैलेंस खुद की मेहनत से 1 करोड़ रुपये हैं, उन्हें आपकी या किसी फाइनेंस एडवाइज़र की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके कंसेप्ट क्लियर है, फाइनेंस की नॉलेज है, तभी वो 1 करोड़ रुपये है ना उनके पास। दूसरा यहाँ आता है जिनके पास 1 करोड़ रुपये नहीं है, उन्होंने सिर्फ वो एजम्पशन है, माना मूलधन X रुपये हैं, और ये आते हैं 20 से लेकर 30 एज ग्रुप। ठीक है, जो यंग है वही ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, वही बढ़ रहा है कि हम किराए के मकान पे रह लेंगे। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि मान लो उनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, उनके पास 20 लाख रुपए हैं, तो वो 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का घर बना सकते हैं। लेकिन वो 20 लाख यदि किसी भी स्टॉक मार्केट में SIP करवाते हैं, FD में डालते हैं, स्टॉक परचेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या वो 20 लाख
सिर्फ 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं, आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आप 20 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो। बट आपके पास 20 लाख रुपए है तो आप उससे 1 करोड़ रुपए का मकान खरीद सकते हो, क्योंकि आपको लोन का लीवरेज मिल जाता है। और प्लस में जो टैक्स पे करते हैं उन्हें टैक्स में रिलीफ मिल जाता है। और टैक्स की मार का तो आप सभी को पता है, वो तो मैं क्या बता, अर्निंग उसी हिसाब से ग्रो नहीं कर रही है ना जिस हिसाब से हम टैक्स पे कर रहे हैं, और टैक्स पे कर रहे हैं तो उतनी फैसिलिटी नहीं बन रही है। जैसे आप खुद महिला हो तो महिला के लिए साइकोलॉजी क्या रहती है मकान के लिए? मतलब महिला किस चीज़ को प्रेफरेंस देगी कि इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए, पैसा बढ़ाना चाहिए, या पहले मकान में जाकर मकान खरीद कर उसके ठहराव को ज़्यादा अहमियत देती है? देखो, जितनी भी महिलाओं के साथ मेरा डिस्कशन होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी देती है घर बनाने को, और देना भी चाहिए। बिकॉज भारत में हम देखें तो हमारी जो 37% वुमेन्स है वो वर्किंग है, एंड जो 63% वुमेन्स है वो घर के कामकाजों में व्यस्त है, बच्चों की केयर करती हैं या अपने पेरेंट्स हैं उनकी केयर करती है, घर को संभालती हैं। अब जो 37% है उसमें जो लोअर क्लास की महिलाएं हैं वो ज़्यादा वर्किंग है। हाँ, मिडिल क्लास में ये रेशो और भी कम है। तो यदि मान लो एक मिडिल क्लास परिवार से हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, डिस्कस करें, तो इसमें क्या रहेगा, मान लो एक मैरिड मेन है, उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं। अब उसके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, वो चूज़ करता है कि मैं इससे सारे पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट में या कहीं भी, हाँ, रियल एस्टेट को छोड़कर। दूसरा, वो ये व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस 50 लाख रुपए से अपना घर खरीद लेता हूँ। तो उसने पहली सिचुएशन में 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। दूसरी सिचुएशन क्या है कि उसने 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का घर बना लिया। 50% उसने लोन ले लिया। भगवान न करे उस व्यक्ति की हम मान लेते हैं कि देहांत हो जाता है किसी भी सिचुएशन से। अब जो उसका परिवार है उसके ऊपर स्ट्रेस आएगा। यदि हम फाइनेंस का देखें तो जिस व्यक्ति ने 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, हो सकता है उसके 1.5 करोड़ रुपए की ग्रोथ हो चुकी है। क्या उस महिला को पता है, फाइनेंस की नॉलेज है कि कब कैसे कैटेगरीज वाइज बना के उस पैसे की आगे ग्रोथ करनी है, कितना पैसा कहाँ से कब निकाल कर बच्चों के एजुकेशन में डालना है, घर चलाना है, खुद का घर बनाना है। बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए। यदि उसके पति ने घर बनाया हुआ है तो वो उस घर में रहकर अपने बच्चों की एजुकेशन करवा सकती है। और जो 50% का लोन लिया है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। उस महिला के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है घर बनाने का। हाँ, घर बनाने का कोई स्ट्रेस नहीं है। उसी घर में से वो अपना अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सकती हैं। कुछ पोर्शन वो खुद के लिए रखेगी, दूसरे को वो रेंट पर दे सकती हैं। उसी में से अपना कोई बुटीक, जो भी उसे स्किल आती है, सिलाई कढ़ाई का दुकान, किचन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकती हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि अब उसके पति ने जो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करके 1.5 करोड़ रुपया बना के गए हैं, वो लिक्विड की फॉर्म में है पैसा, उसका मिसयूज भी हो सकता है। क्लेम भी किया है, क्लेम उसके इन-लॉज क्लेम कर सकते हैं कि ये पैसा तो हमारा है, अब औरत कहाँ जाएगी। बट लेकिन घर बना हुआ है, उसके नाम से है, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये घर हमारा है। हाँ, वो सुकून से रह सकती है, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सकती है, हाँ, आगे बढ़ा सकती है। चलो, ये तो क्लियर हो गया कि अपना घर लेना चाहिए, अपना मकान खुद बनाना चाहिए। अब आप ये बताइए कि व्यक्ति कब सोचे, यूथ कब सोचे कि अब टाइम आ गया कि मकान बना लेना चाहिए अपना? जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी बनाओ भाई। इसकी कोई कट ऑफ नहीं है। इसकी कोई कट ऑफ नहीं है, ठीक है, जितना जल्दी आपके सामर्थ्य बने उतना जल्दी। जब आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है तो सबसे पहले आपने अपने शौक पर थोड़ा कम जाएं। शौक आपने पूरे करने हैं बट कम करके थोड़ी थोड़ी कटौती करके अपनी सेविंग को बढ़ाएं। जब भी आप घर लेने की सोच रहे हो, हाँ, आपके पास डाउन पेमेंट का जुगाड़ हो जाता है ना, तब आप घर लेने की सिचुएशन में हो, आप घर ले सकते हो। बट आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। हाँ, उसके बिना तो सोचना हाँ, अदरवाइज लोन की किस्त, EMI वगैरह, वो भी आपके माइंड में स्ट्रेस आएगा। दूसरा, इसमें हम देखते हैं कि कई बार ये होता है कि हम डिले कर देते हैं। और रियल एस्टेट के जैसे गुरुग्राम की बात करते हैं तो पिछले 4-5 साल से अब 5 ईयर की कैटेगरीज वाइज इसे, हाँ, देखो कितनी ग्रोथ हुई है। एक मिडिल क्लास फैमिली का उस सिटी में बाहर हो गया। तो हमें इस चीज़ को डिले नहीं करना है, जितना डिले करेंगे उतना ही हम पछताएंगे। हाँ, इसमें एक और भी चीज़ है जो मैंने देखी थी कई कैलकुलेशंस में
जैसे मान लो एक मकान है 1 करोड़ का है, अगले साल वो 1 करोड़ 10 लाख का हो गया, 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख रुपया जो कमा भी रहा है ना, तो उसको 10 लाख रुपए बचाने के लिए, हाँ, बचाने के लिए उसके लिए उसका 20 लाख रुपए कमाने पड़ेगा। हाँ, तो 20 लाख कमाने में उसको 2 साल लग जाए। 2 साल लगने के बाद में पता चलेगा कि वो मकान 1,30,00,000 1,30,00,000 का हो गया। तो वो इंडेफिनेट लूप में चला जाता है, वो उसको कभी नहीं पकड़ पाता, कभी भी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि एक तो टैक्सिंग हो जाती है, दूसरा जब सर्वाइवल का खर्चा है वो भी निकालना पड़ता है। सिंपल अगर मानने की सर्वाइवल भी खर्चा 0 है, तो भी अगर 10 लाख बचाने के लिए आपको 12-13 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे, 3 लाख 4 लाख रुपए तो इनकम टैक्स में जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कोई नहीं बताता इन चीजों जो हमारी नीड है, बेसिक नीड है, उससे तो हम नहीं भाग सकते ना, उसमें कटौती कर सकते हो। आपको आपके रोटी पानी, जो कपड़े वगैरह, ये सारा खर्चा है, बच्चों की एजुकेशन कितनी महंगी हो चुकी है, ठीक है, उन पर सारा खर्चा, उस खर्चे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें कटौती नहीं कर सकते। आप अपने शौक को, एक्सपेक्टेशन को, उनको कम कर सकते हो, बट इसको तो नहीं कर सकते ना। हाँ, तो वो आज की डेट में यदि हम कोई मकान की बात करते हैं, वो 1 करोड़ रुपए का है, ठीक है, अगले साल 1 करोड़ 10 लाख का हो गया, बट क्या आप 1 साल में 10 लाख रुपए सेविंग कर पाए हो? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो जितना आप डिले करोगे आपको उतना ही पछताना पड़ेगा। जो ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सबको समझ में आती हैं, बट 40 क्रॉस करने के बाद बिल्कुल फिर समझ में आता है कि हमें घर भी बनाना था, हमने घर बनाना डिले कर दिया, हाँ, चूक गए। जब आप कोई भी गलती करते हो ना, तो उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। जो यूथ है वो आसानी से किराए पर रह सकता है, शिफ्ट कर सकता है, बिल्कुल, एनर्जी हाई होती हैं तो वो कर सकता है, लेकिन 60-70 की एज क्रॉस करने के बाद या 60 क्रॉस करने के बाद ये सब कुछ नहीं कर सकते हम। बार बार शिफ्टिंग करना चैलेंजिंग है, और जो ओल्ड एज पर्सन है उन्हें कोई भी मकान मालिक आसानी से अपना घर किराए के लिए नहीं देता, ये भी एक सच्चाई है। अब बाहर निकलोगे ना, आपने बताया शिफ्टिंग में भी तो खर्चा लगता है। हाँ, एसी की इंस्टॉलेशन है, आपने शिफ्ट करना है, किराया कितना जा रहा है, उसको यूथ है वो काउंट नहीं कर रहा है, बट आपका जो टाइम जा रहा है उसमें, जैसे ये आपने अपना घर है, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनाई। पहली बात तो ये क्लियर है, अपने अकॉर्डिंग आप रेंट के किराए में कर ही नहीं सकते, फर्नीचर नहीं लगवा सकते। उनके अकॉर्डिंग आपने जो भी अपना ताम झाम था सब कुछ किया, फिर आपको पता लगता है कि हमें शिफ्ट करना है। आप वहाँ से अपना सामान उठाते हो, दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, महीना 2 महीना लग जाता है आपका, वो टाइम भी जा रहा है ना, स्ट्रेस आता है माइंड में, उस चीज़ को तो इंक्लूड ही नहीं करते। नहीं, जो फाइनेंस की एडवाइस देते हैं वो बताते हैं ये सब कुछ, हिडन ट्रूथ्स बन के, हाँ, हिडन ट्रूथ है, राइट। बट कभी तो आप अपने जीवन में घर बनाने का सोचोगे, आज से 20 साल बाद बनाओगे तो अभी बना लो, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। अच्छा, जो ट्रांसफरेबल जॉब्स में उनके लिए क्या राय है? वो मकान बनाएं तो कहाँ बनाएं, या ना बनाएं तो कैसे ना बनाएं, कैसे करें कि वो उनको वो स्ट्रेस ना रहे कि हमारे पास मकान नहीं है। हाँ, देखो, जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है ना, वो ऑलमोस्ट ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें मकान कहाँ बनाना है। यदि उनका डिसाइड है कि हमें इस जगह मकान बनाना है, तो आप वहाँ पर 2 प्लॉट लेके रख सकते हो। उसका कोई विशेष फ़ायदा, मतलब मकान और प्लॉट का क्या रिलेशनशिप? मैं बताती हूँ कि आप जो आपने 2 प्लॉट ले लिए, ठीक है, एक प्लॉट पर जहाँ आपका डिसाइड है कि हाँ मैंने मकान बनाना है, दूसरे प्लॉट को आप सेल करो, कंस्ट्रक्शन चार्जेस मैनेज हो गया। अच्छा, मतलब सेम एसेट क्लास में रहे, तो सेम एसेट क्लास में रहे, ठीक है। जैसे यहाँ मैं और अच्छे तरीके से समझाती हूँ। जैसे मान लो आपकी वाइफ ने 5 तोले का हार बनवाना है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 5.5 तोला यानी आप 5 ग्राम गोल्ड एक्स्ट्रा परचेज करके खरीद लो अपने पास, ठीक है। जब आपको समझ में आए तो वो 5 तोले का आपका हार बन जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं है, सोना कम जा रहा है, 90 है, अधिक हो रहा है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए हो गया, आप टेंशन फ्री हो, बिकॉज हाँ, उसी एसेट क्लास आपके पास 5.5 तोले सोना पड़ा है, जो आधा आपने एक्स्ट्रा लिया है वो उसका मेकिंग चार्जेस के लिए है, आपका हार आसानी से बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपने सेम एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है, यानी रियल एस्टेट में। उस रियल एस्टेट को सेल करो, आप जहाँ भी बनाने का आपका फ्यूचर में प्लानिंग हो, उस जगह अपना प्लॉट लेके आप अपना घर बना सकते हो। अच्छा, इसका मतलब तो यही हो गया कि जो यूथ के लिए या सभी के लिए यही राय होगी कि आप जितना जल्दी हो सके अपना मकान बनाइए, और जो यूथ नहीं बना पा रहे किसी तरह से, उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ हिंट, कुछ और हेल्प मिल सके, कोई और सजेशन हो आपका, जो मार्जिन पे बैठे हैं, जो थोड़ा सा उनको हेल्प हो जाए तो वो पहुंच पाए। सबसे पहले जो अनमैरिड है
वो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं जो मैरिड है। सबसे पहले जो मैरिज के ऊपर इतना खर्चा किया जा रहा है उसको आप थोड़ा कम कर सकते हो। अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए अवेयर करो कि जो आप जितना शो ऑफ के चक्रों में खर्च कर रहे हो ना, वो पैसा बचाकर आप उस पैसे का यूज़ घर की डाउन पेमेंट करने में लगा सकते हो, एसेट परचेज करने में लगा सकते हो। दूसरा, यदि आप मैरिड हो तो आपकी जो वाइफ है वो वर्किंग है तो आप आसानी से घर खरीद सकते हो। दोनों के पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। लोन ले लीजिए आप 50%, ठीक है, उसकी EMI आ रही है, किस्त आ रही है, वो आप आसानी से पे कर सकते हो। दूसरा, यदि आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है, उसमें कुछ तो स्किल है। हर एक व्यक्ति में अपना अपना स्किल सेट होता है, ठीक है, वो हिडन है या वो सामने आया है, इट डजेंट मैटर, बट उसके अंदर है। उस स्किल सेट के ऊपर आप ध्यान दें, मोनेटाइज करने पे। हाँ, उसे मोनेटाइज करें, उसे इम्प्रूव करें। सबसे पहले तो उसके ऊपर काम करें, उस एरिया में अब लर्निंग करें, उसे इम्प्रूव करके, ठीक है, हाँ, उसे एनकरेज करें कि वो किसी भी प्रकार से अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की तरफ ध्यान दें। छोटा हो बड़ा हो, छोटा तो बड़ा धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगी। हाँ, धीरे धीरे। जैसे हम वॉरेन बफेट जी की बात करते हैं तो उन्होंने अर्ली एज में अर्निंग करना स्टार्ट किया था, बहुत छोटे छोटे काम किए थे उन्होंने, आप सभी को पता है, ठीक है। और उनका भी ध्यान सबसे पहले कहाँ गया कि अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आनी है, सुकून लेके आना है, शेल्टर होना चाहिए, घर होना चाहिए। हाँ, सुना था, मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने काफ़ी पुराना मकान में रह रहे हैं। उन्होंने अपना मकान बनाया सबसे पहले, उसी मकान में रह रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग मैं एडवाइस दूँ तो आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि बजट से बहुत बड़ा मकान लेना भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जितना आपका बजट है उससे आप 10% एक्स्ट्रा जा सकते हो। अपना घर बनाएं, आप लोन ले, ठीक है, बिकॉज इनकम टैक्स का आपको रिबेट मिल जाएगा, हाँ, वहाँ से वो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने घर के बारे में डिस्कशन किया है। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमारे लिए खुद का घर बनाना हर एक कंडीशन में बेहतर है। इसीलिए आप कोशिश करें जितना जल्दी हो सके आपका खुद का घर बनाने पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको कुछ नया सीखने को मिला है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपना सजेशन कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।